मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री टाइम में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान में हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट 2 नागरिकता के बारे में। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जिसको पार्ट 3 में बताया गया है। हम लोग पढ़ना भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारतीय संविधान में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में बताया गया मौलिक अधिकार के बारे में। पार्ट 3 में बताया गया है मौलिक अधिकार को कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में मौलिक अधिकार की बात की गई है। बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को ही हम संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब होता है लिखित अधिकार। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मौलिक अधिकार की हमें प्रेरणा कहाँ से मिली थी? प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इसी प्रेरणा में मिली थी यूएसए से। प्रेरणा हमें यूएसए से मिली। और क्या, इसका विकास कैसे हुआ? मौलिक अधिकार का विकास कैसे हुआ? तो मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा लिखित अधिकार होता है। लिखित अधिकार मैग्ना कार्टा लिखित अधिकार होता है, जो सबसे पहले ब्रिटेन के महाराज जॉन द्वारा लिखाया गया था, जो ब्रिटेन के लोगों को लिखित मौलिक अधिकार देता है। कब दिखाया गया? तो 15 जून, सबसे पहले 15 जून 1215 में ब्रिटेन के महाराज जॉन द्वारा लिखाए गए थे। जॉन द्वारा लिखाए गए थे, जो ब्रिटेन के लोगों को लिखित मौलिक अधिकार देता है। जो ब्रिटेन के लोगों को लिखित अधिकार देता है। अधिकार देता है, ब्रिटेन के लोगों को लिखित अधिकार देता है। हस्ताक्षर थेम्स नदी के किनारे किए गए थे। थेम्स को ही हम ब्रिटेन की गंगा कहते हैं। थेम्स नदी को हम लोग ब्रिटेन की गंगा कहते हैं। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो बात करते हैं मौलिक अधिकार के उद्देश्य के। हम लोग मैं ऊपर रख के दे रहा हूँ, आ रहे हम लोग उद्देश्य पे। मौलिक अधिकार के उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्तित्व का विकास। दूसरा क्या है? सरकार की जो शक्तियां उनको परिसीमित करता है। सरकार की शक्तियों को परिसीमित करना। सरकार की शक्तियों को परिसीमित करना। तीसरा उद्देश्य क्या है?
विधि अनुसार सरकार का गठन, मतलब एक विधि अनुसार सरकार का गठन। चौथा क्या है? चौथा इसका उद्देश्य क्या था? किसी भी धर्म की उपासना और रीति रिवाजों का मानने का अधिकार। किसी भी धर्म की उपासना एवं रीति रिवाजों को मानने का अधिकार। रिवाजों मानने का अधिकार। किसी भी रीति रिवाजों को मानने का अधिकार। शारीरिक मानसिक एवं नैतिक विकास। शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास इसका उद्देश्य है। छठा क्या है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक समस्याओं का समाधान। यह है इसके उद्देश्य। मौलिक अधिकार का पहला उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास। दूसरा क्या है? सरकार की शक्तियों को परिसीमित करना। तीसरा क्या है? विधि अनुसार सरकार का गठन। चौथा क्या है? किसी धर्म की उपासना और उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार। पांचवा, शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास। छठा, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान। तो बात करते हैं मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा सबसे पहले की गई थी। तो मौलिक अधिकार की मांग जिन्होंने सबसे पहले की थी उनका नाम एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट के द्वारा मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग की गई थी, बट ये मौखिक तौर पर की गई थी। तो बात करते हैं लिखित तौर पर किसके द्वारा की गई थी। तो लिखित तौर पर मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने लिखित तौर पर मौलिक अधिकार की मांग की थी। नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो मौलिक अधिकार के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है मौलिक अधिकार को बनाने के लिए। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की प्रथम मांग। अधिकार की प्रथम मांग एनी बेसेंट द्वारा की गई मौखिक तौर पर। मौलिक अधिकार की प्रथम मांग एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी मौखिक तौर पर। तो लिखित तौर पर किसके द्वारा की गई थी। तो लिखित तौर पर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में की। नेहरू रिपोर्ट में लिखित
तौर पर मौलिक अधिकार की मांग की। मौलिक अधिकार की मांग की। लिखित तौर पर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में लिखित तौर पर मौलिक अधिकार की मांग की थी। बात करते हैं 1931 में। 1931 में हुआ था कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भी मौलिक अधिकार की मांग को दोहराया गया था। उसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया था। गांधी जी द्वारा भी मौलिक अधिकार की मांग को दोहराया गया, बट 1934 में संयुक्त संविधान समिति का गठन किया गया था, जिसके द्वारा मौलिक अधिकार की मांग को खारिज कर दिया गया था। उसी के तौर पे आया था 1935 में भारत शासन अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें मौलिक अधिकारों की बात नहीं की गई थी। 1935 के यहाँ पे लिख लो, 1935 में भारत शासन अधिनियम भारत आया। 1935 के संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। 1935 के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे, मौलिक अधिकार नहीं थे। बट आधुनिक संविधान में मौलिक अधिकार हैं। आधुनिक संविधान में मौलिक अधिकार हैं। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया था। तेज बहादुर सप्रू समिति ने इस नेहरू रिपोर्ट को दो भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग तो वो था जिसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, दूसरा भाग वो जो कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं इधर ऊपर रख के दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1945। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेज बहादुर सप्रू, ये एक व्यक्ति थे, इनके नाम पे बनी थी समिति गठन किया। उन्नीस सौ 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया गया था। इस तेज बहादुर सप्रू समिति ने नेहरू रिपोर्ट को दो भागों में विभाजित किया। नेहरू रिपोर्ट को लिख लो, सही क्लियर है। तेज बहादुर सप्रू समिति ने नेहरू रिपोर्ट को तेज बहादुर सप्रू समिति ने नेहरू रिपोर्ट को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग जिसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं,
न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। दूसरा भाग कौन सा था, जिसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तो हम किसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, तो पार्ट 3 को। पार्ट 3 में क्या बताया गया, मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। जबकि पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, आर्टिकल 36 से 51। पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसकी बात की गई है आर्टिकल 36 से 51 में, जिसको कि हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। पार्ट 4 को हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की मैं सुरक्षित रहा हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। पहला, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की बात हमने आर्टिकल 14 से लेकर 18 में की है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमने समानता के अधिकार की बात की है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेके 22 में हमने स्वतंत्रता की बात की है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में हमने शोषण के विरुद्ध बात की है। 4th नंबर पे आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 में हमने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 में हमने इसकी बात की है। आर्टिकल 29 और 30 में। और लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस अधिकार के तहत ही हम अपने छिने हुए मौलिक अधिकारों को वापस पा सकते हैं। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। आज तो हमने मौलिक अधिकार का ओवरव्यू लिया, कल हम उनको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो नोट कर लीजिए, आज की वीडियो में ये रखते हैं। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलें, प्लीज नोट कर लें।